आप देख रहे हैं पंचायती टाइम्स और मैं हूं आपके साथ किरण रौतेला। स्वस्थ ग्राम पंचायत की एक और कड़ी के साथ मैं हाजिर हो गई हूं और आज हमारे साथ बातचीत के लिए जो मौजूद हैं वो हैं यूपी के जालौन के मलकापुर गांव के जो प्रधान हैं, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और प्रयासों से गांव में न केवल सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की है। और आज हम उनके अनुभव रहे हैं, इस बीच के जो उनके अनुभव रहे हैं, उनके सामने जो चुनौतियां आई हैं और गांव के विकास के लिए उनके आगे की क्या योजनाएं हैं, इस पर एक डिटेल में उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित जी हमारे इस चैनल में। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, गांव की जब जिक्र करते हैं तो खासकर जब ग्राम प्रधान का जिक्र होता है तो हमारे जहन में एक छवि उभरती है कि गांव में एक खाट लगा हुआ है, उसमें एक प्रधान जी बैठे हुए हैं धोती कुर्ता पहने हुए। लेकिन आप एक युवा हैं देश के, और एक युवा होने के नाते आपने ग्राम प्रधान होना चुना। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि दिल्ली में नौकरी छोड़कर ग्राम प्रधान बनने का जो आपका निर्णय था, ये आपने क्यों लिया? कैसे आपके जहन में आया? देखिए, इसको मैं अगर बहुत संक्षिप्त में बताऊं तो राजनीति का मतलब होता है सेवा। उसको हम थोड़ा बहुत एक प्रोफेशन भी मान सकते हैं, बहुत हल्के अंदाज में। लेकिन जब राजनीति धंधा बन जाती है तो सब कुछ चौपट होने लगता है। यही जो राजनीति को धंधा बनाने की जो प्रवृत्ति है छोटे इलाकों में या छोटे शहरों में, गाँव में, उसी ने मुझको अपने गाँव में ये चुनाव लड़ने के लिए एक तरीके से प्रोत्साहित किया। और एक परिवार है हमारे जनपद जालौन में, उसका धंधा था राजनीति। जितने परिवार में सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ते थे और वो जीत जाते थे। और तो उस धंधे को एक ब्रेक देने के लिए मैंने ये चुनाव लड़ा। ये धन बल और बाहुबल के खिलाफ एक चुनाव था और इसलिए मैंने ये चुनाव लड़ा और फिर गांव वालों ने मेरा सहयोग किया और मैं ये चुनाव जीता। अमित जी, गांव की जो प्रमुख समस्याएं होती हैं वो पानी, बिजली और सड़क, ये जो प्रमुख समस्याएं होती है ये हर गांव की है। तो आपके गांव में अभी इनकी क्या स्थिति है और इनमें सुधार लाने के लिए आपकी आगे की क्या योजना है? देखिए, इन समस्याओं को जब हम पत्रकारिता में थे तो विपाशा के नाम से बोलते थे, बिजली, पानी, सड़क। तो इसमें जो पंचायत के अधीन आने वाली जो जिनका हम समाधान कर सकते हैं वो मोटे तौर पर सड़क और पानी की समस्या है। बिजली की समस्या पंचायत के अधिकार में नहीं आती है और पानी की समस्या भी इसको आप बोलें कि पार्शली आती है ग्राम पंचायत के अधिकार में। तो ये तीनों समस्याएं, क्योंकि इसमें कहा मैंने कि बिजली की समस्या पंचायत के हाथ में नहीं है, ये राज्य सरकार का विषय है। और रही बात दो अन्य जो जरूरतें होती हैं बिजली की, सड़कों की और पानी की, वो हमारे पंचायत में कमोबेश अभी तक दुरुस्त है। और जो जल जीवन मिशन है जिसके तहत हर घर जल पहुंचाने की केंद्र सरकार की पहल है, इस पर काम चल रहा है, लेकिन काम बहुत स्लो है और इसमें थोड़ी प्रशासनिक स्तर पर मनमानी भी हुई है। तो उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। तो अभी हमारे यहाँ जो गांव वासी हैं वो पीने के पानी के लिए हैंडपंप पर निर्भर हैं, जिनकी देखरेख ग्राम पंचायत करती है। और इसी तरह अगर मैं सड़कों की बात करूं तो आफ्टर ओवरऑल हमारे गांव में सड़कें पूरी तरह से 12मासी हैं। कहीं कोई ऐसे बरसात में या अन्य मौसमों में उन्हें कहीं ग्रामीणों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इन सब चीजों में हम कह सकते हैं कि हमारा गांव एक तरीके से समृद्ध है। जी, अमित जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो पेयजल योजना है वो सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? मतलब गांव वालों की जागरूकता की कमी है या फिर प्रशासन की तरफ से कुछ इसमें कमी? देखिए, हमारे संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जब लागू किया गया तो उसके पीछे विकेंद्रीकरण का एक बहुत सशक्त अवधारणा थी कि इसमें सबके रोल तय कर दिए गए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायतों के। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि ऐसी योजनाएं जब इम्प्लीमेंट की जाती है तो वहां पर जो पंचायतों की भूमिका होनी चाहिए, उनको स्थानीय स्तर पर जो नौकरशाही है वो ठीक से एक्सेप्ट नहीं करती है और मनमानी करती है, चीजों को थोपने की कोशिश करती है। चीजें जब ऊपर से थोपी जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा खामियां होती हैं। यही इस योजना में, कम से कम मैं उत्तर प्रदेश के लिए बोल सकता हूं, यही इस योजना में हो रहा है कि पंचायतों को एक तरीके से जहां उनकी भूमिका बहुत अच्छी हो सकती है इम्प्लीमेंटेशन में, स्थान के चयन में, वो सब पूरी तरह से एक तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। या अगर कहीं कुछ कंसीडर किया भी जा रहा है तो वो कंसीडर करने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। ऐसे में
ये जो इम्प्लीमेंटेशन है यही असफल होता हुआ लग रहा है। अमित जी, जो शिक्षा है, जो हमारे देश के विकास का एक प्रमुख आधार है, एजुकेशन, तो आपके कार्यकाल में जब से आप ग्राम प्रधान बने हैं तब से गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनमें क्या सुधार है? देखिए, मैंने अपनी ग्राम पंचायत को महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और डॉक्टर कलाम की पूरा मॉडल, पूरा एक अंग्रेजी का संक्षिप्त रूप है जिसका हिंदी में मतलब होता है ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाएं। ये इन दोनों मॉडलों पर हमने अपनी ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाने की कोशिश की और इसमें हमारा जोर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वरोजगार और स्वावलंबन, आप कभी एक तरीके से आप कहें कि लोगों का भी स्वरोजगार और ग्राम पंचायत की आत्मनिर्भरता, इन 4-5 पहलू को लेकर हमने आगे बढ़ाए और इसमें हमारा शिक्षा पर विशेष जोर था, क्योंकि शिक्षा ही वो एक सबसे मूल तत्व है, क्योंकि अब तो मूल अधिकार हो गया है, जो कि न सिर्फ व्यक्ति का निर्माण करता है बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण में सबसे अहम भूमिका होती है। तो इसमें फिर एक मैं कहूंगा बड़ा दुर्भाग्य है कि ग्राम पंचायतों के पास पंचायती राज एक्ट में अगर हम बात करें तो पूर्व माध्यमिक तक यानी क्लास 8 तक जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें पंचायतों की भागीदारी होनी चाहिए, उसमें पूरा मैनेजमेंट में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है कि पंचायतों को इन सबसे बहुत दूर कर दिया गया है, चाहे वो शिक्षा समिति अप्रासंगिक हो चुकी है पंचायतों की और उसकी जगह पर एसएमसी आ गई है जो कि इसमें पंचायतों की कोई भूमिका ही नहीं है। ऐसे में ग्राम प्रधानों का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होता है, ना के बराबर। एक मिड डे मील में थोड़ा सा फाइनेंशियल राइट्स दे रखे हैं, अदरवाइज कहीं कोई राइट्स नहीं है पंचायतों को स्कूल में। लेकिन फिर भी मैंने इसमें विशेष प्रयास किए अपने गांव में। शिक्षा को लेकर कक्षा 8 तक स्कूल है हमारे यहाँ, 3 स्कूल आते हैं, 2 कक्षा 5 तक है और 1 कक्षा 8 तक है, जिसमें से एक स्कूल हमारा अच्छा चल रहा है, दूसरे की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है, तीसरा स्कूल पूरी तरह बंद है। ये दुर्भाग्य है कि वहाँ के अध्यापकों को सैलरी मिल रही है और एक कागजों में वो स्कूल चल रहा है, हकीकत में नहीं। मैं इसके लिए बार बार प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भी जो संबंधित शिक्षक विभाग है वो मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, पंचायत की कोई मदद नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जो एक स्कूल है क्लास 8 तक, मैं वहां तक पूरी इसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए और टीचर समय से स्कूल आए, उनमें ठीक ठाक शिक्षा मिले, पूरी कोशिश रहती है। और इसके लिए हमने एज ए ग्राम प्रधान और पंचायत का थोड़ा सा फंड इस्तेमाल किया, इससे ज्यादा हमने क्राउड फंडिंग इस्तेमाल की है स्कूलों में। तो स्कूलों का एक तरीके से हम कहें कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट है, इसमें कहीं कोई थोड़ी बहुत कहीं कमी है, अन्यथा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब अगला चरण हमारा है कि कैसे हम बच्चों को रोक पाते हैं स्कूल में, वो प्राइवेट स्कूलों में ना जाएं। यहाँ पर चूंकि एक निश्चित क्वालिफाइड टीचर है, और हम इतना ही नहीं, हम ग्राम पंचायत में पूर्व माध्यमिक के अलावा हम माध्यमिक स्तर पे भी बहुत जल्दी, मतलब 2-4 दिनों में हम माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ पंचायत के लिए एक सहयोग देने की पहल कर रहे हैं। और ऐसा करने वाले हम अनोखी ग्राम पंचायत होंगे पूरे देश में, ये मैं दावा कर सकता हूं पूरे तथ्यों के साथ। तो ये माध्यमिक शिक्षा के माध्यमिक स्तर की जो बच्चे हैं, माध्यमिक शिक्षा के लिए जो बच्चे जाते हैं, उनके लिए पंचायत के प्रयास कर रहे हैं। ये 2-3 दिन में सामने आ जाएगा। जी, शिक्षा नीति के बारे में आपने बताया कि आप काफी उसमें सक्रिय हैं और काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। अमित जी, भारत के जो अधिकांश गांव हैं उसमें एक जो प्रमुख समस्या उभर कर अभी सामने आई है वो है पलायन की। रोजगार हो या फिर शिक्षा हो, दोनों ही क्षेत्रों से जो है इनका एक अहम भूमिका मान सकते हैं कि पलायन में है। तो आप जब से आप ग्राम प्रधान बने हैं, रोजगार के ऐसे कोई आपको कोई ऐसे आयाम लग रहे हैं कि जिसमें कि आपको लगे कि हाँ, गांव में रोजगार की कोई व्यवस्था हो सकती है युवाओं के लिए? देखिए, मैंने आपको कहा कि स्वावलंबन और स्वरोजगार पे विशेष जुड़ गया था अपनी ग्राम पंचायत में, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारा इसके लिए हम कहेंगे कि समाज में एक ऐसी धारणा बन चुकी है कि काम करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, आपको मुफ्त में ही सब कुछ मिल सकता है। और इसमें मैं कहूंगा 2 चीजें हैं जो बहुत बुरा समाज पे असर डाल रही है, वो है मुफ्त का राशन और दूसरा मनरेगा में होने वाला अकल्पनीय भ्रष्टाचार। इन सब चीजों, इन 2 चीजों से गांव में जो एक आप कहें कि काम न करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हावी होती जा रही है। इन सब के अलावा मैंने गांव की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए स्वयं सहायता समूह से जोड़ने की पहल की थी, और हमारे गांव में लगभग एकदम शुरुआत में 90 से 95 महिलाएं, बहुत छोटा सा हमारी ग्राम पंचायत, बहुत छोटी सी ग्राम पंचायत है, तो उसमें से 90 से 95 महिलाओं को मैंने स्वयं सहायता समूह से एक हमारी पंचायत में एकदम एक्टिव पहल करके उनको जोड़ा महिलाओं को। और हमारा लक्ष्य था
कि इन महिलाओं को कुछ ना कुछ स्वरोजगार करवाया जाए। और उसके लिए हमने कई ट्रेनिंग सेशंस भी आयोजित किए, कुछ बाहर से भी लोग आए, कुछ बड़ी संस्थाओं के, गैर सरकारी संगठनों के। लेकिन आफ्टर ऑल जो जो आउटकम आना चाहिए था वो नहीं आया। तो और इसके पीछे इन 3.5 पौने 4 सालों में मैंने जो निष्कर्ष निकाला है वो मैं इन 2 योजनाओं को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। एक तो मुफ्त का राशन और दूसरा मनरेगा में होने वाला अकल्पनीय भ्रष्टाचार। इससे होता क्या है कि लोगों को बिना कुछ किए उनको राशन मिल जाता है और थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। ऐसी स्थिति में जब होती है तो लोग काम नहीं करना चाहते, और जो लोग काम करना चाहते हैं, जो थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, वो निश्चित रूप से गांव के बाहर चले जाते हैं। वो मुंबई, सूरत, अहमदाबाद या दिल्ली, गुड़गांव ऐसे महानगरों में निकल जाते हैं और वो वहां पर फिर काम करते हैं। तो ये पलायन की समस्या अभी भी बनी हुई है, और इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी, स्वरोजगार पे जोर देने के बावजूद भी इस समस्या का हम समाधान नहीं कर पाए। अभी हाल ही जब हमने देखा कि कोरोना के बाद से भी बहुत सारे जो युवाओं जो यहाँ पे बेरोजगार हो गए थे, तो वो गांव लौटे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना काम भी शुरू किया है और अच्छा खासा अपना काम कर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि गांव में रोजगार नहीं है। नहीं, मैं रोजगार के लिए, देखिए, पलायन हो रहा है, बड़े शहरों में नहीं तो छोटे शहरों की तरफ हो रहा है। गांव में उतने अवसर नहीं है। गांव में अवसर हो सकते हैं कि जो छोटी छोटी चीजें आती हैं उनको अगर बनाए, उनका अगर निर्माण किया जाए, उनके लिए कच्चे मटेरियल आपके गांव से ही मिल सकता है। इसमें से ज्यादातर चीजें खाने पीने की संबंधित हो सकती हैं, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी ये चीजें नहीं आई। इसका कारण यही है, मनरेगा में होने वाला अकल्पनीय भ्रष्टाचार और दूसरा मुफ्त का राशन। तो हमारे इलाके में ये समस्या अभी भी जस की तस है। पलायन होता है, बड़ी संख्या में होता है। जो कोविड के काल में जो एक तरीके से गांव के लोग वापस आए थे, वो कोविड खत्म होने के बाद फिर से चले गए। जी जी बिल्कुल। अच्छा अमित जी, क्या ऐसी कौन सी ऐसी एक योजना है जो आप लागू करना चाहते हो, जो अभी तक लागू ना हुई हो और आप चाहते हैं कि मतलब ये तो मेरी दिली इच्छा है कि विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, कोई भी वो एक योजना हो सकती है जो आप लागू करना चाहते हैं? देखिए, ये आप अगर दुनिया की बात करें, दुनिया से लेकर भारत, आजकल जो एक ऊर्जा जरूरत है उसके पीछे बहुत एक चुनौती बनी हुई है कि कैसे इस ऊर्जा को हम जीवाश्म से लेकर हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ें। और ये लक्ष्य भी है भारत का कि 2030 तक इतने फीसदी रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी का जनरेशन करना है। तो यही एक हमारा सपना है जिसको हम लागू करना चाहते हैं अपनी ग्राम पंचायत में। वो है सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएं। और इसके लिए पूरा खाका बनाया था 2022 अगस्त में। तब से लेकर अब तक कई बार उसको लेकर मैं जनपद, लखनऊ, दिल्ली कई बार पत्राचार कर चुका हूं, स्वयं मैं जा चुका हूं। तो पंचायतों में एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा कि अगर वो मैं लागू कर पाऊं तो एक उल्लेखनीय, मैं कहूंगा, कदम होगा, जो न सिर्फ हमारी ग्राम पंचायत की बल्कि प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय जरूरत है उसको हम पूरा करने में अपना एक बहुत छोटा सा योगदान दे सकते हैं। वो एक सपना है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जी, आपका सपना बिल्कुल पूरा होगा। अच्छा, ग्राम प्रधान के रूप में अभी तक किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी चुनौती है असहयोग। जो सहयोगियों से सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और सहयोगी यानी जो स्थायी ब्यूरोक्रेसी है, स्थायी कार्यपालिका इसको हम कहें। पंचायती राज विभाग में एक ग्राम प्रधान चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन उसको काम करने के लिए सहयोगी होते हैं। जिस तरीके से केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी, राज्य में चीफ सेक्रेटरी, वैसे ही पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत सेक्रेटरी होते हैं। इनके बिना कोई भी पंचायत काम नहीं कर सकती है। तो इन 3.5 पौने 4 सालों में मैंने, आप समझ लीजिए कि मैंने 25 महीने बिल्कुल काम नहीं किया है, बिल्कुल भी काम मुझे नहीं करने दिया है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसको मैं मानता हूं कि 25 महीने काम न करने के कारण हमारी पंचायत काफी पीछे गई है। हालांकि जून से लेकर 10-12 जून से लेकर अब तक स्थिति में एकदम 180 डिग्री का परिवर्तन आया है। तो अब सहयोग अच्छा है, अच्छा सहयोग मिल रहा है। और तो ये जो एक चुनौती है सहयोग न मिलने की, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसके पीछे जो पंचायती राज एक्ट है उत्तर प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है। और पंचायतों को अगर सशक्त करना है तो इस एक्ट में आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे राज्य सरकारों द्वारा। जी जी।
एक ग्राम प्रधान के रूप में आपके जो अनुभव हैं, उनको और ज़्यादा शार्प करने के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि समाज निर्माण एक सामूहिक गतिविधि होती है और मैं अपनी असफलता स्वीकार करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकूँगा कि इस काम में जो सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, वो था समाज निर्माण और उसमें सामूहिक भागीदारी। वो करने में हम असफल रहे हैं और इसके लिए मैंने काफ़ी कोशिशें की और अभी भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन उस स्तर के परिणाम नहीं मिले जो मिलने चाहिए। और मैं केवल यही एक कमी है इसमें बहुत ज़्यादा जिससे मैं नहीं उबर पा रहा हूँ। और रही बात कि क्या संदेश देना चाहेंगे, तो देखिए एक राजनीति का एक ऐसा वैक्यूम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जो कि अपने आप को थोड़ा संवेदनशील मानते हैं, अपने आप को ये दावा करते हैं कि वो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में सो कॉल्ड जो कहते हैं कि ना बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है और इससे तो दूर रहना ही बेकार है, ये मानसिकता ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप जितना राजनीति से दूर जाएंगे उतनी ज्यादा इस राजनीति लोग असामाजिक तत्व आते जाएंगे और आपके द्वारा जो वैक्यूम क्रिएट होगा वो उन खराब लोगों द्वारा भरा जाता रहेगा और राजनीति और समाज दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होते जाएंगे। इसलिए बिना किसी देर किए हुए जो भी संवेदनशील है, जो भी इस समाज में बदलाव देखना चाहता है, उनको तुरंत इस राजनीति में आना चाहिए। वो जैसी भी है हमें उसको फेस करना होगा और उसमें संघर्ष करते हुए इच्छित बदलाव लाने। जी, जी, बिल्कुल। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक जो स्वस्थ समाज होता है, उसको बनाने के लिए सबसे पहले जो असामाजिक तत्व होते हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी जो बाकी योजनाएँ होती हैं, चाहे वो राज्य सरकार से हो, केंद्र सरकार से, जो भी योजनाएँ हैं, वो तभी एक स्वस्थ रूप से तभी लागू हो पाती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको बहुत शुभकामनाएँ। आपका जो सोलर प्रोजेक्ट है, वो आपका सफल हो नए साल में, और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से। अभी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी, शुक्रिया।